नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। अगर आज हम बात करेंगे क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स हो गया, ऑथर, साइंस, इन्वेंशन, कंट्रीज, कैपिटल, करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेज, एब्रीविएशन, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, ऑनर्स हो गए, जो जियोग्राफी है, कल्चर है हिमाचल का, इसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये मिशन अलाइड में कवर हो जाता है। पॉलिसीज, प्रोग्राम, ये सब चीज़ें डिस्कस जो है वो की जाएंगी और ये सारा का सारा सिलेबस जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो बताया गया है। तो यहाँ से हर एक एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी क्योंकि ये सिलेबस बड़ा ही जो है वो सिलेक्टेड सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं व्हाट words were inscribed in the first postage stamp issued in India after independence। तो बोलते हैं कि आज़ादी के बाद भारत में जो पहली एक डाक टिकट जारी की गई थी उसके ऊपर जो शब्द अंकित थे वो क्या थे। अगर आपने डाक टिकट देखी होगी तो उनके अलग अलग प्राइजेस होते हैं, उनके ऊपर अलग अलग चीज़ें मेंशन की होती है, कई बार किसी का फोटो, कई बार कुछ शब्द होते हैं, इस तरह से अलग अलग चीज़ें जो है वो होती हैं। तो पहली जो पोस्टेज स्टैंप थी उसके ऊपर जो था वो जय हिंद कर जो था वो वर्ड जो था वो अंकित किए गए थे, जय हिंद शब्द जो था वो उसके ऊपर अंकित किए गए थे। अगर हम बात करते हैं स्लोगन जय हिंद का मतलब है लॉन्ग लिव इंडिया, मतलब भारत की जय हो, एक तरह से यूं समझिए। और बोलते हैं कि ये जो पोस्टल स्टैम्प थी इसके राइट साइड में जो है ये शब्द जो था वो इंस्क्राइब्ड थे या फिर प्रिंटेड थे। बोलते हैं फर्स्ट स्टैम्प जो इंडिपेंडेंट इंडिया की थी उसको 21 नवंबर 1947 को जो था वो जारी किया गया था। वर्ल्ड पोस्ट डे भी मनाया जाता है, तो वर्ल्ड पोस्ट डे जो मनाया जाता है वो अक्टूबर महीने की 9 तारीख को जो है ये वर्ल्ड पोस्ट डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये हो गया पोस्टल स्टैम्प के बारे में, वर्ल्ड पोस्ट डे के बारे में। अब यहाँ से हम पोस्ट ऑफिस की जब बात कर ही रहे हैं, पोस्टल स्टैम्प्स की बात कर रहे हैं, तो हम वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस के बारे में भी जान लेते हैं। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वो है हिक्किम में है और हिक्किम हमारे हिमाचल में ही जो है वो आता है। हिक्किम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। इसके एल्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो 14,567 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है 14,567 फीट, ये इतना एल्टीट्यूड जो है वो इसका है। तो इसका एल्टीट्यूड भी ध्यान रखना और ध्यान रखना कि ये जो है वो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। कहीं पर 14,400 फीट इसका एल्टीट्यूड दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है परंतु ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, 14,500 के करीब जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। ये सब यहाँ से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट बाय द यूएनओ। तो यूएनओ जो है या फिर अलग अलग ईयर्स को जो है वो अलग अलग तरह से जो है वो माना गया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो कौन से ईयर को जो है वो डिक्लेयर किया गया था यूएनओ के द्वारा, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट जो था वो कौन से ईयर को किया गया था, वो 2011 को किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा, 2011 को जो था वो किया गया था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेज जो है वो आते हैं। अच्छा, हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज आते हैं पहले तो कुछ लिखे गए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2023 को जो था वो डिक्लेयर किया गया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड्स ये 2024 को किया गया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन ये 2025 को किया गया था। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ रैंगलैंड्स एंड पेस्टोलिस्ट ये जो है वो 2026 को किया गया है। तो ये इंटरनेशनल ईयर आपको पता चल गया। एक हमने अलग से यहाँ पर पढ़ा जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट है, 2011 को किया गया था। 2011 से पहले 2010 ईयर था, 2010 को जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो था वो डिक्लेयर किया गया था। 2011 से पहले 2010 और 2011 के बाद 2012 था। तो 2012 की अगर हम बात करते हैं, 2012 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव जो था वो डिक्लेयर किया गया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो था वो 2023 को किया गया था। कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, पेपर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस पूछ लिया गया। पल्सेस का जो इंटरनेशनल ईयर था वो 2016 को जो था वो डिक्लेयर किया गया था। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको बता दिए जो अलग अलग ईयर्स जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं। हमने 2011 पढ़ लिए, 2012 पढ़ लिए, 2010 पढ़ लिए, 23, 24, 25, 26, ये सारे इंपॉर्टेंट डेज जो है वो हमने यहाँ से पढ़ लिए। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बोलते हैं विच सिटी हाउस इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो बोलते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एक को ध्यान रखना है कि एब्रीविएशंस में ये क्वेश्चन बन सकता है। IAEA का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम
नाम जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका जो हेडक्वार्टर आता है वो जो है वो वियना में स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब इस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? इस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की स्थापना जो था वो 1957 में जो था वो की गई थी। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। वियना में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मकसद क्या है कि क्यों इस इम्पोर्टेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया? इसको बनाया इसलिए गया ताकि वर्ल्ड में पीस स्थापित किया जाए एटॉमिक एनर्जी के यूज़ को लेकर। हमारे पास जो ऐसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जैसे कि एक हमारे पास ILO आता है, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में जो है वो स्थित है। इसकी स्थापना जो था वो 1919 में जो था वो की गई थी। हमारे पास ऐसे ही FAO आता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली में स्थित है। 1945 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। WHO आता है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में ही आता है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना थी वो 1948 में की गई थी। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है वो आप कमेंट कर बताएंगे, वो आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। वैसे ही UNDP जो है वो आता है। इसका पूरा नाम जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसकी जो स्थापना है वो 1965 में की गई थी, और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आता है। हमारे पास WTO भी आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, और रोम में जो था वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी स्थापना कब की गई थी, उनका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। पेपर में पूछने वाला यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज में जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनमें हर एक वीडियो में अभी तक हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो सिलेबस में स्पेसिफिक रूप से मेंशन है। यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सूखे नंबर इनको बोलते हैं कि ये गलत हो गए तो मेरिट में आप पीछे चले गए, मेरिट में पीछे नहीं जाने चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द ऊबर कप इज एसोसिएटेड विद। तो ये ऊबर कप आपने बहुत बार सुना होगा कि ऊबर कप हुआ, ऊबर कप जीता, परंतु बोलते हैं कि ये ऊबर कप जो है वो किस गेम के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि ऊबर कप जो है वो कौन सी गेम के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये ऊबर कप जो है वो बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ है। देखो, बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु किसके साथ? बैडमिंटन के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बैडमिंटन की भी दो श्रेणियां जो है वो दी गई हैं, मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट, वुमेन्स बैडमिंटन टूर्नामेंट। अब आपको ध्यान रखना है कि वुमेन्स का जो महिलाओं का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उसके साथ ये जो है वो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। महिलाओं के बैडमिंटन टूर्नामेंट के साथ ये स्पेसिफिक रूप से जो है वो ऊबर कप जो है वो जुड़ा हुआ है। ये आपको पता चला। और यहाँ से क्या ध्यान रखेंगे, हमारे पास ऐसे ही इंपॉर्टेंट कप्स, इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज जो हैं वो आती हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कप कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज जो हैं वो हमारे पास आती हैं? ऊबर कप के अलावा जो है वो हमारे पास दुलीप ट्रॉफी आती है, ये क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है। ईरानी ट्रॉफी आती है, ये भी क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है। हमारे पास रणजी ट्रॉफी आती है, ये भी क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है। डुरंड कप आता है, ये फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है। थॉमस कप आता है, ये बैडमिंटन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। डेविस कप आता है, ये टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है। रोवर्स कप आता है, ये भी फुटबॉल के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। हमारे पास जो है वो ध्यानचंद कप आता है, ये हॉकी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट कप्स, इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज जो हैं वो आती हैं। रैंडमली एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि डुरंड कप फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था? ये हमारे अनाडेल शिमला से ही स्टार्ट हुआ था। 1888 की बात है कि जब यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। वैसे ही जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि देवदार ट्रॉफी किसके साथ जुड़ी हुई है? क्रिकेट के साथ जो है ये जुड़ी हुई है, देवदार ट्रॉफी। आगा खां कप एग्जाम में पूछा जाता है। आगा खां कप जो है वो हॉकी खेल के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इतना आप इंपॉर्टेंट कप्स, इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज के बारे में ध्यान रखना। खेल जगत से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड द लाइन्स। तो बोलते हैं बियॉन्ड द लाइन्स किताब के लेखक जो है वो कौन है? बियॉन्ड द लाइन्स किताब की अगर हम बात करते हैं कि इसके लेखक जो है वो कौन है, तो कुलदीप नैयर करकर जो है वो एक राइटर हैं, काफ़ी फेमस राइटर हैं, जिनके द्वारा ये बियॉन्ड द लाइन्स किताब जो है वो लिखी गई है। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट किताबों की जब बात की जा रही है तो हमने पिछली बार भी पढ़ा था, कि माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ कर किताब महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। मालगुडी डेज आती है, KR नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आती है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किताब आती है, VD सावरकर जी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। और हमारे पास जो है वो हमने उससे पहले भी पढ़ा था कि येलो बुक जो है वो किस कंट्री का ऑफिशियल पब्लिकेशन है। येलो बुक हमने पढ़ा था कि फ्रांस का जो है ये ऑफिशियल पब्लिकेशन जो है वो आता है। फ्रांस जो कंट्री है उसका जो है ये ऑफिशियल पब्लिकेशन जो है वो आता है। तो येलो बुक भी आपका क्लियर है। आपने आज भी एक इंपॉर्टेंट किताब जो है वो पढ़ ली कुलदीप नैयर की,
वैसे ही हमने किरण बेदी की इंपॉर्टेंट किताब पढ़ी थी, आई डेयर एज आई सी। ये किताब किरण बेदी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। हमने कपिल देव के द्वारा लिखी हुई किताब है एक पढ़ी है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। ये किताब आपने ध्यान रखनी है। एक दास कैपिटल कर किताब जो है वो आती है, ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब आपने ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है वो लिखी गई है। गोदान जो है वो ग्रंथ है, किताब है, ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद जी के द्वारा जो है ये लिखा गया है। और उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि ट्रेन टू पाकिस्तान कर किताब जो है वो खुशवंत सिंह के द्वारा जो है वो लिखी गई है। माई ट्रूथ कर किताब इंदिरा गांधी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट किताबें जो हैं वो हो गई, और भी बहुत सारी हैं किताबें, तो एंडलेस है, जितनी मर्जी आप याद कर लीजिए। परंतु इंपॉर्टेंट किताबें जो रहती हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आ जाती हैं, पेपर में पूछी जाती हैं, वही हम कवर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, ताकि क्वेश्चंस कभी गलत ना हो, रिपीटेड क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप भी दें, स्मार्ट वर्क भी करें, वो इंश्योर हो पाएगा अगर आप जो है वो एक अच्छा डिसीजन टाइम पर लेते हैं, टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि अभी सही टाइम है ज्वाइन करने का। आप रिवाइज भी कर पाएंगे 3-4 बार उसको, आप अपनी कमियों को एनालाइज कर पाएंगे, उन कमियों के ऊपर काम कर पाएंगे। जो 2, 4, 5 नंबरों की कमी रह जाती है मेरिट में आने से, उस कमी को भी दूर कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहें, उसके लिए टेस्ट शीट जरूरी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज 0 शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। बोलते हैं 2011 की जनगणना हुई, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो बोलते हैं कि ऐसा कौन सा जो है वो हमारे पास स्टेट इनमें से आता है जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है ही नहीं। अब देखो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये बड़े ही कॉमन से क्वेश्चंस हैं, इनका ज़रूरी नहीं कि ये सिलेबस में मेंशन किए गए हों, या फिर हर एक चीज़ जो सिलेबस में मेंशन की गई है वही पेपर में आएगी, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसको बोलते हैं असली जनरल अवेयरनेस। अब शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में आप बहुत बार सुनते हैं, परंतु कौन सा ऐसा स्टेट है इनमें से जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है ही नहीं? तो वो पंजाब स्टेट आपका आता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पंजाब में जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन नहीं आती। ये तो हो गया, हम बात कर रहे हैं जब इंडिया लेवल पर कि शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं आती। चलो ठीक है, हम बात कर लेते हैं हिमाचल लेवल पर। हिमाचल लेवल पर जब हम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो है 5.71%। और हिमाचल प्रदेश में इन टर्म ऑफ परसेंटेज अगर हम देखते हैं, तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज जो हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन आती है वो आती है लाहौल स्पीति में। 81.44% पॉपुलेशन वहाँ की जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब में जो है वो आती है, और पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन का 5.71% जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के द्वारा जो है ऑक्युपाई है, या फिर ये जो है वो कंट्रीब्यूट इतना करते हैं। इंडिया लेवल पर हमने पंजाब यहाँ पर जो है वो स्टेट पर लिया, जहाँ पर बिल्कुल भी शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो नहीं आती। तो ठीक है, इतना आपको याद रह गया, इतना आपका बनता है याद रखना। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बोलते हैं द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन दी वर्ल्ड वाज नेम्ड। तो बोलते हैं कि दुनिया की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी उसका क्या नाम रखा गया था। देखो इस तरह से भी अलग अलग इन्वेंशन होते रहे। अब जो पहली बार इन्वेंशन कर कोई भी रिजल्ट आता है तो वो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में आ जाता है, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस में जो है वो आ जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का जब पहली बार टेस्ट हुआ था, तो पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी सक्सेसफुल रही थी वो कौन रही थी? वो लुइस ब्राउन कर जो था वो रही थी। लुइस ब्राउन कर आपने ध्यान रखना है। यहाँ से हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो लुइस ब्राउन है, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है वर्ल्ड की, जिनको जो है वो टेस्ट ट्यूब से जो है बनाया गया था। इनका जो जन्म था वो जुलाई 25, 1978 को जो था वो हुआ था, और ये जो है वो ओल्डहम इंग्लैंड से जो है वो संबंध रखती थी। अब यहाँ पर एक और बात मैं साथ में जोड़ रहा हूँ, ये तो हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी का, इतना सा लिखकर इसको साइड में कर दीजिए। स्पेशल नोट्स जब आप बनाते हैं तो स्पेशल नोट्स में एक पॉइंट भी लिखिए कि फर्स्ट जो क्लोन्ड शिप थी उसका नाम डॉली हुआ करता था। तो डॉली क्या थी? फर्स्ट क्लोन्ड शिप थी वर्ल्ड की, ये आपने ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि इसका बर्थ जो अनाउंस किया गया था पब्लिकली, वो फरवरी 1997 को जो था वो पब्लिकली जो था वो इसका बर्थ जो था वो अनाउंस किया गया था। टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 में, और जो क्लोन्ड शिप थी वो 1997 में जो है वो अनाउंस की गई। इनका नाम ध्यान रखना है। टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन कर हो गया, और क्लोन्ड शिप जो है वो डॉली कर जो है वो डॉली का नाम याद रखना है।
यहाँ से भी बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, 2 इन्वेंशंस हमारे पास हो गई। इससे पहले हम अलग अलग इन्वेंशंस जो है वो पढ़ चुके हैं, फिलहाल हम यहाँ से 2 ही जान रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पेरू रिस्पेक्टिवली। ये जो पेरू कंट्री है बोलते हैं इसकी कैपिटल यानी कि इसकी राजधानी और इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा, इसकी कैपिटल और करेंसी आपको जो है वो बतानी है कि इसकी कैपिटल कहाँ पर है और इसकी करेंसी जो है वो कहाँ पर। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल जो है वो लीमा में जो है वो आती है, लीमा जो है वो इसकी कैपिटल आती है, और सोल कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। लीमा और सोल आपने ध्यान रखना है, ठीक है, लीमा और सोल जो है वो याद रह जाएगा। अच्छा, कुछ और कंट्रीज देख लेते हैं, उनकी कैपिटल देख लेते हैं, क्योंकि कंट्रीज भी जो है बहुत ज़्यादा हैं, अब जितनी पढ़ ली उतनी ही यहाँ पर कम मानी जाती है। जैसे कि कतर कंट्री जो है वो हो गई, कतर की कैपिटल जो है वो दोहा में आती है, इसकी करेंसी जो है वो रियाल कर जो है वो आती है। वैसे ही हमारे पास स्पेन हो गया, स्पेन जो कंट्री है इसकी जो कैपिटल है वो मैड्रिड में जो है वो आती है, मैड्रिड इसकी कैपिटल आती है, यूरो जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आ जाती है। हमारे पास जो है वो जो तुर्की कंट्री थी, तुर्की जिसको बोलते हैं, इसकी जो कैपिटल जो है वो कहाँ पर आती है, अंकारा में आती है, लीरा कर इसकी करेंसी जो है वो आ जाती है। हमारे पास जो है नॉर्वे कंट्री आती है, नॉर्वे जो है इसकी कैपिटल जो है वो ऑस्लो में स्थित है, और क्रोन कर KRONE कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। ऐसे ही जो है वो नेपाल का आपको पता है, नेपाल की काठमांडू जो है वो इसकी कैपिटल आती है, नेपालिस रुपी कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। मालदीव्स आती है, मालदीव्स की जो कैपिटल है वो मेल में आती है, और रूफिया कर रुपया नहीं रूफिया कर इसकी जो है वो करेंसी आती है। और वैसे ही लिबिया हो गया, लिबिया की जो कैपिटल है वो त्रिपोली में आती है, और लिबियन दिनार कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आ जाती है, लिबियन दिनार कर इसकी करेंसी जो है वो आती है। जापान का तो पता होगा कि टोक्यो इसकी कैपिटल है, जापान की करेंसी येन जो है वो आ जाती है। ईरान का पता है तेहरान इसकी कैपिटल है, रियाल जो है वो इसकी करेंसी है। वैसे ही जो है वो बेलारूस है, बेलारूस की जो कैपिटल है वो मिन्स्क आती है, और रूबल जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आ जाती है। और वैसे ही ऑस्ट्रिया की हमने बात की थी तो वियना उसकी कैपिटल आ जाती है, और ऑस्ट्रिया की जो करेंसी आती है वो जो है वो यूरो आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया अलग से है, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल आती है वो कैनबेरा में आती है, और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी आती है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर जो है वो आती है। तो इतनी सारी कंट्रीज हमने जान ली, ये सारी कोई नई कंट्रीज तो नहीं है, ये हमने बार बार पढ़ी हैं, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये भी सूखे नंबर पेपर में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं दिसंबर 6 वाज प्रोक्लेम्ड एज अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर गांधी इन विच स्टेट ऑफ USA। तो USA का एक ऐसा स्टेट भी है जिसने दिसंबर 6 को जो है वो गांधी जी के रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाने की जो है वो बात कही है। दिसंबर 6 को जो है वो किसने जो है वो गांधी जी के रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाने की बात कही है, वो जो है वो निब्रास्का कर यहाँ पर देख लेना, निब्रास्का कर जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो स्टेट US का आता है, जिसने दिसंबर 6 को जो है वो डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर गांधी जी जो है वो मनाने की बात जो है वो कही है। USA का ये स्टेट है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परंतु यहाँ से कुछ और पॉइंट हम निकालेंगे, जैसे कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म होता है वो 2 अक्टूबर को होता है। 2 अक्टूबर को हम नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाते हैं। जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं तो वो होती है जनवरी का महीना, 9 जनवरी का दिन वो होता है, और 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस जब जनवरी महीने में मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये इस बार की थीम क्या रखी गई थी वो भी तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत कर इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस था वो 18वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस था, और वो मनाया कहाँ पर गया, तो वो भुवनेश्वरम उड़ीसा में जो था वो प्रवासी भारतीय दिवस जो था वो मनाया गया। ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया क्यों जाता है, क्योंकि गांधी जी जो था वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, 9 जनवरी को आए थे, परंतु ईयर कौन सा था, वो ईयर भी ध्यान रखना है, वो ईयर था 1915 को जो था ये साउथ अफ्रीका से वापस जो था वो आए थे। और गांधी जी जब नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मारी गई थी तो वो भी डे इंपॉर्टेंट है, वो किस दिन के रूप में मनाया जाता है, वो 30 जनवरी को जो है वो हम मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। शहीद दिवस के रूप में मार्च 23 को भी मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो था वो फांसी की सजा जो था वो दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट 2 डे जो है वो मनाए जाते हैं, इन दोनों के बारे में ही जो है वो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। तो बोलते हैं कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, इसकी मेजबानी जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी। इसकी मेजबानी का भी ध्यान रखना है कि जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हुआ
उसकी मेज़बानी जो था वो दुबई में की गई, यूएई में जो था वो की गई, दुबई यूएई में इसकी मेज़बानी जो था वो की गई। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही करके जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, दुबई यूएई में जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है वो होस्ट की गई। ये जो था वो 12वें नंबर का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट था जो कि दुबई में किया गया होस्ट, यूएई में। और ये कब से लेकर कब तक किया गया, ये फरवरी 10 से जो था वो फरवरी 13 तक जो था वो किया गया। फरवरी महीने में किया गया, फरवरी 10 से फरवरी 13 तक जो था वो इसको किया गया। वैसे और कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। बोलते हैं कि कौन सी कंट्री ने यूरोपियन लीडर्स की समिट 2025 में जो था वो होस्ट की। तो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनकी जो यूरोपियंस जो कंट्रीज हैं उनकी जो लीडर्स की समिट हुई 2025 में, उसको यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो था वो होस्ट किया गया। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 में हुआ था, वो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था, कौन सी कंट्री में कौन सी सिटी में होस्ट किया गया था। तो उसको न्यू दिल्ली में जो था वो होस्ट किया गया था, खो खो वर्ल्ड कप 2025। ये पता चला आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि फाइड चेस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चाहे, यहाँ पर देखो फाइड चेस वर्ल्ड कप जो है वो किसके द्वारा होस्ट किया गया 2025 का। फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 का जो था वो इंडिया के द्वारा ही जो था वो होस्ट किया गया था। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट भी हुई थी, ये तो पक्का एग्जाम में पूछी जाएगी। ये जो AI एक्शन समिट थी 2025 की, ये किसके द्वारा होस्ट की गई, ये फ्रांस के द्वारा जो था वो होस्ट की गई। फ्रांस, आपने ध्यान रखना है कि AI एक्शन समिट फ्रांस के द्वारा होस्ट की गई। 11 फरवरी 2025 के करीब इसको होस्ट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो था वो खुद वहां पर जो था वो गए थे, और इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया ने ये भी कहा था कि अगली बार हम जो है वो इसको होस्ट जो है वो करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया क्योंकि इंडिया ये कह देता है कि हम अगली बार होस्ट करेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट है ही है। बोलते हैं कि UNFCCC का जो COP30 है, COP30 है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 30 नंबर का सम्मेलन है UNFCCC का 2025 में, उसको कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी। तो UNFCCC का जो 2025 का COP30 है उसको जो है वो ब्राज़ील जो है वो होस्ट करेगा। कौन, ब्राज़ील जो है वो उसको होस्ट करेगा। तो ब्राज़ील भी आपने जो है वो ध्यान रखना है कि ब्राज़ील के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। 2025 में ही जो है वो बिम्स्टेक की जो था वो यूथ समिट भी हुई थी। बिम्स्टेक की जो यूथ समिट हुई थी उसको गुजरात गांधीनगर में जो था वो होस्ट किया गया था, जनवरी के महीने में जो था ये हुई थी। तो बिम्स्टेक भी आपने ध्यान रखना है, नहीं फरवरी के महीने में ये हुई थी बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 में, गुजरात गांधीनगर में इसको होस्ट किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस तो आप जान ही चुके हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस इस बार का जो था वो उड़ीसा के भुवनेश्वरम में जो था वो उसको होस्ट किया गया। तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के इंडिया के द्वारा कुछ होस्ट किए गए इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो बता दिए। उन सबको चाहे नोट कर लेना या फिर रिवाइज करने के लिए फिर से जो है वो आप कोई अलग से मेथड ढूंढ सकते हैं, परंतु रिवीजन ज़रूरी है। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, एक साथ पहले तो याद नहीं रहेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो इजीली याद भी हो जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं विच ऑर्गन ऑफ UNO इज कंसीडर्ड एज द वर्ल्ड पार्लियामेंट। तो बोलते हैं कि UNO जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो बोलते हैं कि UNO के किस अंग को विश्व का संसद जो है वो माना जाता है। तो UNO का ऐसा कौन सा जो है वो पार्ट है, ऑर्गन है ऐसा कौन सा जिसको जो है वो वर्ल्ड पार्लियामेंट कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आप जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए कि ये जो है वो वर्ल्ड का जो है वो वर्ल्ड पार्लियामेंट जो है वो UNO का किसको बोलते हैं, कमेंट कर बता दीजिए। इससे पहले जो एडिशन हुआ था उसमें हमने पहले नंबर का ही ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, डिटेल से डिस्कस किया था। UNO के परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में भी बताया था, इंडिया की भी हमने जोड़कर बात की थी। वो सारी चीज़ें जितनी याद हैं वो बताइए कमेंट कर। बाकी अगर आप अभी तक भी हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हिमाचल में होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब जानकारी आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।